देखते हैं हम लोग क्विक रिवीजन जो है पार्ट 3 आपका सेमेस्टर 675-25 पैटर्न मुंबई यूनिवर्सिटी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और आपने अभी तक LG के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और इसको लाइक जरूर करिए अगर आपको ये अच्छा लगे। तो मॉड्यूल 3 जो है विटनेस साक्ष्य जो है सेक्शन 124 से 169 में इसके जो प्रोविजंस है और आपके जो मुंबई यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसके अंदर ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका विटनेस सेक्शन 124 से 169 जो कवर करता है। अब इसमें हम देखें तो जो आपके टॉपिक है हु में टेस्टिफाई की साक्ष्य कौन दे सकता है या प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन विटनेस जो एग्जामिनेशन जो होगा जो साक्षीदार का वो कैसे होगा, क्वेश्चन टू बी पुट टू द विटनेस कौन से क्वेश्चन उसको पूछा जा सकता है कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, क्रेडिबिलिटी उसकी जो विश्वसनीयता है वो विटनेस के बारे में उसके जो प्रोविजन दिए हुए हैं सेक्शन 124-169 के बीच में, और जजेस पावर टू पुट द क्वेश्चन इन दिस केस इन सच केसेस और इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द एविडेंस। देखते हैं हु में टेस्टिफाई जो कि आपका जिस मॉड्यूल का पहला टॉपिक है और इसको हम डिटेल में अब देखते हैं क्विक रिवीजन करते हैं कि हु में टेस्टिफाई। जैसे अपने पता है कि एवरी लीगल केस जैसे सिविल और क्रिमिनल केस है तो कोर्ट नीड्स एविडेंस, उसका एविडेंस चाहिए रहता है टू फाइंड आउट द ट्रूथ। और वन इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म है एविडेंस का इज द टेस्टिमोनी ऑफ द विटनेस, जो बयान है जो साक्षी का। तो ए विटनेस इज समवन हु टेल्स द कोर्ट दैट ही सॉ हियर्ड और एक्सपीरियंस्ड। तो विटनेस होता कौन है? विटनेस ये एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो ये कहता है कि मैंने कुछ सुना है, मैंने कुछ देखा है और मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, बट नॉट एवरीवन इज ऑटोमेटिकली अलाउड टू बी ए विटनेस। अब इसमें अगर हम डिटेल में देखते हैं तो जो चैप्टर 9 है आपका सेक्शन 124 से 139, ये जो प्रोविजन है ये बताता है कि कौन कॉम्पिटेंट है, कंडीशंस क्या होंगे अप्लाई करेंगे, एंड व्हाट केसेस पर्सन कैन नॉट बी ए विटनेस, कि कौन की विटनेस होगा, उसकी जो विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका एज, उसका मेंटल कंडीशन। तो ये इसमें सारे प्रोविजन दिए हुए 124 से 139 में कि ये सारी चीज़ें जो हम अभी देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट जो है इसका सबसे पहला सेक्शन 124 हु में टेस्टिफाई। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है सेक्शन का टू डिफाइन हु कैन बी ए विटनेस। तो एवरीवन कैन नॉट बी विटनेस अनलेस द कोर्ट फाइंड दैट द पर्सन जो है कि ही कैन नॉट बी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड कैन नॉट गिव अ प्रॉपर और ए रैशनल आंसर। जैसे इसमें हम देखते हैं कि दिस में बी हैपन ड्यू टू उसकी एज की वजह से या फिर उसके ओल्ड एज की वजह से या फिर वो बालक है तो या फिजिकली और मेंटल इल है या अनसाउंड माइंड का है। तो बट अ पर्सन विथ ए मेंटल इलनेस कैन स्टिल बी ए विटनेस इफ दे कैन अंडरस्टैंड एंड आंसर प्रॉपरली इस केसेस में। एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है 6 ईयर ओल्ड का है, वो अंडरस्टैंड द आंसर्स क्वेश्चंस में अलाउड टू टेस्टिफाई, उसको विटनेस देने के लिए अलाउ कर सकते हैं अंडर सेक्शन 120, ये जो 124 का आपका सेक्शन है। उसके बाद ये अगर एल्डरली पर्सन है with a good memory can testify, a person who with a mental disability if they can understand the question may also testify, ये भी साक्ष्य दे सकते हैं। तो सेक्शन 124 यही बोलता है कि आपका कि हु में टेस्टिफाई, जैसे अगर ये यंग एज है, वेरी ओल्ड है, फिजिकली और मेंटली इलनेस है, अगर वो समझ सकता है, अनसाउंड माइंड है तो भी अगर वो समझ सकता है, तो ये सब चीज़ों में कि वो गवाह रह सकते हैं। तो उसके बाद 125 आता है कि विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। अगर कोई ऐसा विटनेस है कि जो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, समझ लो कि वो गूंगा है, तो ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक कैन स्टिल बी ए विटनेस बाय यूजिंग अ राइटिंग और साइन लैंग्वेज। तो अगर वो राइटिंग और साइन लैंग्वेज करते हैं और उसको जो सर्टिफाई करता है जो एक्सपर्ट, तो उसके बाद उसको लिया जाता है। तो कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड द टेस्टिमोनी ओपन कोर्ट, और इसमें द यूज ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर टू बी टेकन, और सच टेस्टिमोनी और ऐसे जो साक्ष्य उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा, ऐसा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रोविजन किया हुआ है अंडर सेक्शन 125। तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखते हैं, डीफ म्यूट पर्सन है, गिव टेस्टिमनी यूजिंग अ साइन लैंग्वेज और विटनेस राइट्स देयर आंसर इन द कोर्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ वॉइस, तो सच विटनेस विल बी विटनेस जो है कि उनको टेस्टिफाई करने का राइट है। तो सबसे पहले हमने एज ग्रुप, अनसाउंड माइंड, ये जो 124 में हमने देखा, और उसके बाद हमने ये देखा कि विटनेस हु कैन नॉट कम्युनिकेट वर्बली कैन ऑल्सो बी ए विटनेस एज पर सेक्शन 125। 126 उसके बाद देखते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। क्या हस्बैंड वाइफ के खिलाफ या वाइफ हस्बैंड के खिलाफ गवाह दे सकती है? क्या हु में टेस्टिफाई क्या दे वो गवाही दे सकते हैं? क्या टू अलाउ स्पोसेस टू टेस्टिफाई फॉर ईच एंड एवरी अदर। तो इसमें जो जनरली होता है सिविल केसेस में होता है हस्बैंड और वाइफ कैन बी ए विटनेस। क्रिमिनल केसेस में भी एक्यूज स्पाउस इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, तो वहाँ पे भी वो दे सकते हैं। जैसे वाइफ गिव्स एविडेंस इन ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या हस्बैंड टेस्टिफाइज अ क्रिमिनल केस इन्वॉल्विंग द वाइफ, तो सच जो कॉम्पिटेंसी ऑफ द हस्बैंड 126 में बताता है। 126 जजेस एंड मजिस्ट्रेट के बारे में, क्या जज और मजिस्ट्रेट गवाह दे सकते हैं कि उन्होंने कुछ सुना या उन्होंने पहले इस केस में इनके बारे में ये इन्होंने ये बोला था वो बोला था। तो जो प्रोटेक्ट द जुडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम बीइंग क्वेश्चनड अबाउट द ऑफिशियल वर्क, जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्चुअली कैन नॉट बी फोर्स्ड to answer about their court conduct and can be questioned about the event in their presence or need a special permission
फ्रॉम हायर कोर्ट इन द ऑफिशियल मैटर। तो इस सब केसेस में जब तक हायर कोर्ट परमिशन ना दे तो जजेस और मजिस्ट्रेट साक्ष्य नहीं दे सकते किसी केस में। जैसे जजेस ऑब्जर्व witness fainting, he can be examined. A magistrate recording the process cannot be questioned without permission. So these are the things which generally section 127 whether the judges or magistrate can testify, क्या वो साक्ष्य दे सकते हैं नहीं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स को being questioned about their official work, judicial magistrate cannot be forced to answer about their court conduct or cannot be answered to testify or can be questioned about other events in their presence, need a special permission in such as cases as a higher court in the official matters. सेक्शन 128 देखते हैं, जैसे कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ए मैरिज टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी बिटवीन द स्पाउसेस, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी प्राइवेसी उनकी है, जो भी उनके उसमें कहा सुनी है या रोमांस है, तो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ए मैरिज इज अ प्राइवेट, इट कैन नॉट बी शेयर्ड इन द कोर्ट अनलेस, इसमें ये प्रोविजन बोलता है कि 128 में ये जो है कि प्राइवेट अफेयर्स है, प्राइवेसी है, राइट टू। तो पर्सन हु सेड इट गिव्स अ परमिशन या केस इज बिटवीन द हस्बैंड एंड अ वाइफ, क्राइम वाज कमिटेड by one spouse against the other. Example देखें, the wife cannot be forced to say what her husband told her in a private. या in a domestic abuse case, the wife may tell the court about the things her husband said. तो ये सारी चीजें जो इसके अंदर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, इसके जो प्रोविजंस 128 में दिया हुआ है, to protect the privacy between the spouses, the communication during the marriage is a private. It cannot be shared in the court unless the court who said it give a permission. अगर कोर्ट परमिशन देगा तो ही, और केस पर्सन जो इन्वॉल्व है वो परमिशन देगा तो ही, और केस इज बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, द क्राइम वाज कमिटेड बाय वन स्पाउस अगेंस्ट द अदर, तो वो किया दे सकते हैं। तो उसी तरह से 129 में अफेयर ऑफ द स्टेट, जैसे टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट सीक्रेट्स, तो गवर्नमेंट सीक्रेट्स में जो भी चीजें हैं कि जो प्राइवेसी में आती है, तो इफ ए डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द स्टेट मैटर्स एंड इट इज अनपब्लिश्ड, इट कैन नॉट बी, अगर वो कॉन्फिडेंशियल है, इट कैन नॉट बी यूज्ड अनलेस द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलाउज। जैसे एग्जांपल देखें, द डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइल कैन नॉट बी शेयर्ड इन द कोर्ट विदाउट द परमिशन, इंटरनल गवर्नमेंट एंड कम्युनिकेशन अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी इज प्रोटेक्टेड। तो हम क्वेश्चन जो देख रहे हैं, जो पहला टॉपिक आपको कि कौन साक्ष्य दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, सबसे पहले हमने वो एज के बारे में देखा, मेंटल कंडीशन देखा, उसके बाद हमने जो है कि चीज़ें देखी अलग अलग कि मैरिज के अफेयर्स में, या फिर जो सेक्शन 124, 125, 126, 127, 128 में अफेयर्स ऑफ द स्टेट। उसके बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो सेक्शन 130 में है कि ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द पब्लिक ऑफिशियल फ्रॉम रिवीलिंग द कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, जैसे इफ डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन में हार्म पब्लिक इंटरेस्ट, द ऑफिसर्स में रिफ्यूज टू शेयर इट। एग्जाम्पल अगर देखें तो इसको पुलिस ऑफिसर्स कीप इन इंटरनल रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल, या टैक्स ऑफिसर डज नॉट शेयर द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। उसी तरह सेक्शन 131 में कि कौन साक्ष्य दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑफेंसेस, टू प्रोटेक्ट द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब पुलिस ऑफिसर हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, या रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट बी फोर्स्ड टू रिवील हाउ दे गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्राइम। तो उनको जो टिप दिया है जिसने, उसके जो टिप किससे मिली है, ये उनको कंपेल नहीं किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑफेंसेस की किसने उसको टिप दी है। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, पुलिस गेट द टिप अबाउट द ड्रग डीलिंग, द इन्फॉर्मेंट जो आइडेंटिटी इज सेफ अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो भी इस तरह के इन्फॉर्मेंट है, विसल ब्लोअर है, उनको प्रोटेक्शन दी हुई है। ये जो सेक्शन 131 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये जो एड ऑन हुआ है। उसी तरह से रेवेन्यू ऑफिसर है कि प्रोटेक्ट द सोर्सेस ऑफ द टैक्स एविजन कंप्लेंट, तो ये सारी चीजें जो है कि उनको कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है और उनको साक्ष्य देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता इसी टिप पर। उसी तरह से प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है सेक्शन 132 में, जैसे लॉयर प्रोटेक्ट द क्लाइंट, जो क्लाइंट प्रिविलेज है, अगर कि क्लाइंट ने कुछ लॉयर को बताई है तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता उसे विटनेस करने के लिए। जैसे लॉयर कैन नॉट बी शेयर व्हाट द क्लाइंट टोल्ड देम, अगर उन्होंने क्लाइंट ने बोला कि हाँ मैंने ये चोरी की है या कुछ नहीं की है, तो डॉक्यूमेंट शोन बाय द क्लाइंट या द लीगल एडवाइस गिवन। द एक्सेप्शन इसके है कि इट वाज अन इलीगल फॉर एन इलीगल पर्पस, और इफ द लॉयर सीज अ क्राइम और अ फ्रॉड बीइंग कमिटेड, तो एक्सेप्शन इसके, लेकिन इसमें जो है कि वो जो कंडक्ट है लॉयर का वो मोरली करेक्ट होना चाहिए, और जो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। एग्जांपल देखें, क्लाइंट कन्फेसेस अ थेफ्ट, द लॉयर कैन नॉट शेयर इट, तो ए क्लाइंट टेल्स द लॉयर ही प्लान्स टू फाइल ए फॉल्स केस, द लॉयर मस्ट टेल द कोर्ट। तो ये सारी चीजें जो है कि इसके अंदर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कि लॉयर जो है और क्लाइंट के बीच, तो लॉयर साक्ष्य होगा कि नहीं, उसका ये एक्सप्लेनेशन आर्टिकल से जो सेक्शन 132 देता है। उसी तरह से सेक्शन 133 का हम देखते हैं, तो प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरी एविडेंस, जैसे ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेज even if the client gives a evidence, जैसे even if the person gives a evidence, it does not mean that the lawyer can be questioned about the confidential matter unless the client directly asks the lawyer about it। जैसे एग्जांपल देखें, client talks in a court, the lawyer still can't reveal the private talk, the lawyer answer only if asked directly with the consent। सेक्शन 134 अगर हम देखते हैं, कोई लीगल एडवाइजर कम्युनिकेशन, जिससे ऑब्जेक्टिव इसका प्रोटेक्ट द प्राइवेट टॉक्स विद द लीगल एडवाइजर इफ द
person speaks to their lawyer, then the communication is protected. But if the person is a writer, court may ask to related the communication. Example इसका देखें कि accused talks to the lawyer privately, protected. If the accused becomes a witness, court can ask about the talk if needed. उसी तरह से सेक्शन 135 है टाइटल डीड्स के बारे में, और डॉक्यूमेंट हेल्ड के बारे में अदर 136 में है, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन सेक्शन 137 में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि एनी 4 या एनी 5 आप लिखिए। तो उसी तरह से जैसे अकम्प्लिश है सेक्शन 138 में, अलाउज द अकम्प्लिश टू बी ए विटनेस इवन इफ समवन इज अ पार्टनर इन अ क्राइम देन कैन स्टिल गिव एविडेंस, दिस स्टेटमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय द कोरोबोरेटेड। जैसे एग्जांपल इसका देखें, अकम्प्लिश टेल्स हाउ द क्राइम हैपेंड। अगर जो क्राइम में इन्वॉल्व है उसमें जिसको आप बोलते हैं कि एक साक्षीदार है जो कि माफी का साक्षीदार जिसको बोलते हैं, कोर्ट एक्सेप्ट से द एविडेंस एंड सपोर्टेड। सेक्शन जैसे नंबर ऑफ विटनेस के बारे में, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस नॉट द क्वांटिटी। तो इसमें देयर इज नो रूल दैट हाउ मेनी विटनेस नीड टू बी प्रूव्ड इन द फैक्ट, इवन ऑन द ट्रूथफुल विटनेस इनफ। इसमें अगर ये बताता है कि वन आई विटनेस टू ए मर्डर इज इनफ, नो मोर देन 3-4% इन्वॉल्व इन द रिलायबल। तो भारतीय साक्षी अधिनियम जैसे आपने देखा कि 233 में हु कैन बी अ विटनेस है, हमने डिटेल में देखा है कि प्रमोट जस्टिफाई करता है हु कैन बी ए विटनेस, जैसे इंक्लूड चिल्ड्रन देखा, डिसेबल पर्सन, स्पाउस, इवन अकम्प्लिशमेंट इफ दे कैन टेल द ट्रूथ। तो इट प्रोटेक्ट्स करता है कि पर्सनल प्राइवेसी को, लाइक बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ को कम्युनिकेशन प्रोटेक्ट करता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, या प्रोफेशनल रिलेशनशिप लॉयर और क्लाइंट को भी प्रोटेक्ट करता है कि आप जो है कि गवाह और विटनेस रहोगे या नहीं रहोगे। इसके भी प्रोविजंस इसके अंदर ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में करता है। तो हु में टेस्टिफाई, कौन साक्ष्य दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, किसको प्रोटेक्शन है, किसको प्रिविलेज है, ये हमने हु में टेस्टिफाई में देखा। अब दूसरा हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है, जो विटनेस जो है कि जो साक्ष्य जो साक्षीदार है उसका साक्ष्य लेने का प्रोसीजर क्या होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उसके क्या क्या उसके प्रोविजंस है। तो इसके जो डिटेल प्रोविजंस है जो सेक्शन 140 to 169 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दिए हुए हैं। तो फ्रेमवर्क है एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, री एग्जामिनेशन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ द राइट, जुडिशियल डिस्क्रिएशन, ये सारी चीजें जो इसमें डिटेल में जो दी हुई है 140 से 169 में। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है सेक्शन सबसे पहले यह है कि ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। फॉर एग्जाम्पल जजेस के सामने जब लाया जाता है कि ये जो विटनेस को जो बुलाया जाए, कैसे बुलाया जाए, कोई अगर समझो सीनियर सिटीजन है तो उसको जैसे पहले बुलाया जा सकता है, या फिर उसको ये जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्डर क्या होगा बुलाने का जो विटनेस को। जैसे ऑर्डर इज ए गवर्नमेंट बाय सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, सच में तो अगर उसमें नहीं दिया हुआ है सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर में अगर वो नहीं दिया हुआ है कि किस ऑर्डर में बुलाया जाए, इन द एब्सेंस द कोर्ट यूजेस इट डिस्क्रिशन, कोर्ट के पास ये पावर है कि अपने विवेक से वो बुला सकते हैं। एग्जाम्पल देखे, इन ए मर्डर केस द कोर्ट में अलाउ a key witness to be examined early due to the medical reasons, या इन सिविल केस देखते हैं कोर्ट में अल्टर द ऑर्डर इफ द बोथ द पार्टीज एग्री, एंड इफ द चाइल्ड इज ए विटनेस इन्वॉल्व द जजेस में परमिट अर्ली डिपोजिशन, उसकी जो अर्ली उसका जो विटनेस है वो लिया बयान उसका लिया जा सकता है। उसी तरह से जजेस टू डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस, तो सबसे पहले हमने देखा कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहला पार्ट जो प्रोसीजर में है कि ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। तो सेकंड पार्ट वो डॉक्यूमेंटेशन से चालू होता है कि एडमिसिबिलिटी के बारे में कि जजेस डिसाइड करेगा टू प्रिवेंट द इररिलेवेंट एंड द प्री मैच्योर एविडेंस फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड। जजेस चेक द रिलेवेंसी ऑफ द एविडेंस, may demand foundation facts first, जैसे copy of the contract can be submitted only after showing the original is lost, या dying declaration admissibility only after the death is proved, या फिर एग्जाम्पल में देखें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड रिक्वायर्ड बिफोर सबमिटिंग सीसीटीवी फुटेज। उसी तरह से हम टाइप ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव टू डिफाइन एंड सेपरेट द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको जो एग्जामिनेशन में होता है। जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है तो कॉलिंग पार्टी मतलब जिसका जो विटनेस है वो बुलाता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन अपोजिट पार्टी वाला लेता है, और एग्जामिनेशन क्लैरिफाई करने के लिए डाउट वापिस से जो चीफ जो बुला रहा है जो कॉलिंग पार्टी वो ले सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोसिक्यूशन लॉयर है, क्वेश्चन हिज ओन विटनेस अबाउट व्हाट ही सॉ, इसको चीफ बोलते हैं। और उसी तरह डिफेंस आस्क सेम विटनेस अबाउट प्रायर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट, इसको क्रॉस बोलेंगे। और प्रोसिक्यूशन क्लैरिफाइज एम्बिग्यूटी, अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन है, रेजेस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, उसको री एग्जामिनेशन उसको बोलते हैं। अगर हम इसको अगर कंपैरेटिव टेबल में देखेंगे कंडक्ट कौन करता है, पर्पस क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन इसको क्या होते हैं, टाइमिंग और एग्जाम्पल। जैसे लीडिंग क्वेश्चन जो होता है वो जनरली चीफ को अलाउ नहीं होता है, क्योंकि इसलिए अलाउ नहीं होता है क्योंकि ये जस्टिस को कोर्ट के सामने जो दिखाना होता है कि आप उसको कंपेल नहीं कर रहे हो विटनेस को कि आप यही बोलिए करके, तो इसलिए जो कॉलिंग पार्टी है उसको चीफ एग्जामिनेशन उसको लीडिंग क्वेश्चन के अलाउ नहीं होता। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि अगर एग्जामिनेशन इन चीफ जो कॉलिंग पार्टी है जो बोलते हैं तो सेम पार्टी होती है, ये प्रेजेंट द फैक्ट इसका पर्पस होता है, और इसमें लीडिंग क्वेश्चन इज नॉट अलाउड, और ये टाइमिंग होता है। तो फर्स्ट स्टेज इज टू टेक द चीफ,
और इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आस्क द विटनेस व्हाट ही सॉ। उसी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो अपोजिट पार्टी वाला लेता है उसका, कंडक्टेड बाय, इसका पर्पस होता है टू टेस्ट द ट्रूथ एंड द क्रेडिबिलिटी। और लीडिंग क्वेश्चन इसमें अलाउड होता है क्योंकि वो क्रॉस करता है कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। जैसे इफ वी आस्क अ विटनेस हैड ए क्लियर विजिबिलिटी, या फिर उसने वो थेफ्ट को देखा क्या, उसने क्या कलर का कपड़ा पहना था वगैरह वगैरह। तो आफ्टर द चीफ एग्जामिनेशन जनरली द क्रॉस एग्जामिनेशन इज डन। दिस इज हाउ द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहले जो है कि हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा, उसके बाद हमने ये देखा कि डॉक्यूमेंट्स जो अलाउ करेंगे डिसअलाउ करेंगे, उसके बाद ये 3 स्टेप्स कि एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आफ्टर द चीफ एग्जामिनेशन वो होता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज उसका आता है कि री एग्जामिनेशन बाय द कॉलिंग पार्टी। जो कॉलिंग पार्टी है क्रॉस होने के बाद, क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद, तो री एग्जामिन जो करती है कि वो जो कॉलिंग पार्टी कर सकती है सेम पार्टी अगेन टू क्लैरिफाई द कंफ्यूजन। और इसमें भी जो है कि लीडिंग क्वेश्चन इज नॉट अलाउड जनरली, बट अगर कोर्ट से परमिशन लिया जाए तो उसको वो अलाउ कर सकते हैं। और इसमें तो आफ्टर एग्जामिनेशन जो टाइमिंग है कि वो होता है जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद। ऐसा एग्जांपल है जो क्लैरिफाई द टाइमिंग ऑफ द इंसिडेंट। अब इसके अंदर जो होता है कि जनरली वापस से इसको लीडिंग क्वेश्चन कब अलाउ करते हैं, या जिसको क्रॉस एग्जामिन में री एग्जामिन कब अलाउ करते हैं, जब जो कॉलिंग पार्टी का जो विटनेस है वो हॉस्टाइल हो जाता है या उसने अपना बयान बदल देता है, तो जनरली री एग्जामिनेशन के परमिशन इसमें दिए जाते हैं। अगर सेक्शन 143 हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ द एग्जामिनेशन, टू ले डाउन द ऑर्डर इन द एग्जामिनेशन ओकर द चीफ पहले होगा, फिर क्रॉस और फिर एग्जामिनेशन इफ नीडेड। जैसे हमने ऊपर देखा कि क्रॉस कैन नॉट बी गो बियॉन्ड द मैटर रेस्ट इन द चीफ। तो ये भी चीजें ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल देखें, विटनेस कंफर्म सीइंग द एक्यूज्ड चीफ बट रिवील्स द कॉन्ट्राडिक्शन द क्रॉस। तो री एग्जाम जो है अलाउ करता है टू क्लैरिफाई डेट ऑफ द कंफ्यूजन, या तो फिर क्रॉस जो एग्जाम्पल थे जो क्रॉस अनकवर्स द बायस, री एग्जाम क्लैरिफाइज द रिलेशनशिप। उसी तरह से सेक्शन 144 देखते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ऑफिसर इज नॉट ए विटनेस ऑटोमेटिकली, कि अगर कोर्ट किसी से डॉक्यूमेंट मंगाती है तो उसको वो विटनेस नहीं ठहराएगी। कि जैसे अगर इसमें देखा एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि बैंक मैनेजर है सबमिट करता है लोन के डॉक्यूमेंट बट इट इज नॉट क्वेश्चन देन इज नॉट अ विटनेस। तो उसी तरह से अगर क्लर्क है ब्रिंग्स अ रजिस्टर रिकॉर्ड्स बट इज नॉट एग्जामिन्ड देन आल्सो ही इज नॉट अ विटनेस। स्कूल का प्रिंसिपल है सबमिट करता है स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड, अगर कोर्ट ने मांगा तो ही इज आल्सो नॉट अ विटनेस। तो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोडक्ट द डॉक्यूमेंट producer from being automatically cross-examined, if someone just submits a document, they are not witness as per section 144। तो सेक्शन 145 जो है विटनेस के जो कैरेक्टर के बारे में। तो अब तक हमने ये देख रहे हैं कि जो प्रोसीजर क्या क्या होगा कि विटनेस लेने का। तो हमने विटनेस के जो प्रोसीजर हम देख रहे हैं, तो सेक्शन 145 में विटनेस टू ए कैरेक्टर, जैसे टू एंश्योर ए कैरेक्टर विटनेस कैन बी प्रॉपर्ली क्वेश्चन या कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड एग्जामिन्ड। इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं, डिफेंस कॉल्स ए नेबर टू शो अ गुड कैरेक्टर, या प्रोसिक्यूशन आस्क अबाउट द प्राइवेट बैड एक्ट्स ऑफ द एक्यूज्ड, या री एग्जामिन करता है क्लैरिफाई द मिस प्रेजेंटेड फैक्ट्स। तो विटनेस के कैरेक्टर के बारे में जो क्वेश्चन पूछना है तो वो सेक्शन 145 में उसको इंश्योर करता है कैरेक्टर दो विटनेस जो है कैन बी प्रॉपर्ली क्वेश्चन एंड कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन्ड। तो इसके भी जो इसमें जो प्रोविजंस कुछ कैरेक्टर के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे जब हम उसके क्रेडिबिलिटी के बारे में हम जब वो आंसर डिस्कस करेंगे आगे। तो लीडिंग क्वेश्चन से स्टूडेंट देखिए मैं फटाफट आपको इसलिए ये जो कवर कर रहा हूँ कि बिकॉज इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट ओनली थिंग रिवीजन लेक्चर है। तो इस लेक्चर में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पॉइंट बताऊंगा इतना आपको याद रखना है कि एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट लिखने के लिए और ये इसमें आसानी होती है, सो दैट मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको याद आता रहेगा और आप एग्जाम में उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन और आपके कॉन्सेप्ट भी ऑटोमेटिक क्लियर होता है, इसको 1 या 2 बार आप सुन लेते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन जैसे है कि ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट द सजेस्टिव क्वेश्चन अलाउड इन द क्रॉस नॉट इन द चीफ अनलेस परमिटेड। तो लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में भी डिटेल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो इसमें आपको यह है कि जो मेन क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी पता है जिसका आंसर ही उसमें जो क्वेश्चन में छुपे होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कि जनरली जो बुलाने वाला जो है कि जो चीफ है उसमें वो नहीं लिया जाता। जैसे इफ यू आर एट ए क्राइम सीन वेरेंट यू, तो ये लीडिंग क्वेश्चन है जो क्रॉस ले सकता है बट चीफ नहीं ले सकता। तो उसी तरह से यू नो द एक्यूज्ड गर्ल अलाउड इफ इंट्रोडक्टरी बाय द चीफ, उसी तरह से चीफ आस्क यू सॉ हिम स्टेप, ये ऑब्जेक्शन है सस्टेंड हो जाएगा। तो उसके बाद एविडेंस इन द मैटर इन द राइटिंग, जैसे बोलते हैं कि टू एंश्योर, इसमें एग्जांपल देखे थे विटनेस टॉक्स अबाउट द सेल डीड मस्ट सबमिट द डॉक्यूमेंट, कि अगर वो सेल डीड के बारे में बोलता है कि मेरे पास सेल डीड है तो वो सेल डीड उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये बोलता है एविडेंस इन द मैटर ऑफ राइटिंग, ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसी तरह से कॉपी शोन ओनली आफ्टर द प्रूविंग द लॉस ऑफ ओरिजिनल या लीज एग्रीमेंट रिफर टू फॉर द ऑब्जेक्शन अनलेस प्रोड्यूस। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो सेक्शन 147 का, टू एंश्योर द डॉक्यूमेंट्री मैटर्स आर proved properly and the witness must produce the document or justify the evidence। इसी तरह सेक्शन 148 देखते हैं,
तो कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रायर स्टेटमेंट जैसे टू अलाउ द कॉन्ट्रडिक्शन ओनली आफ्टर द विटनेस इज कन्फ्रंटेड। एग्जाम्पल देखें तो शोइंग प्रायर एफिडेविट विद कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्फ्रंटिंग द मेडिकल रिपोर्ट डिफरिंग फ्रॉम द करंट वर्जन या विटनेस इज रिमाइंडेड ऑफ हिज अर्लियर पुलिस स्टेशन। तो इसके बारे में जो अलाउ करता है कॉन्ट्रडिक्टरी ओनली आफ्टर द विटनेस इज कन्फ्रंटेड। तो ये इसमें प्रोविजन 148 में। 149 लॉफुल क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन था टू अलाउ द वाइड क्वेश्चन टू टेस्ट द विटनेस क्रेडिबिलिटी, जैसे चेक ट्रूथ बायस और मोटिव बैकग्राउंड। एग्जांपल देखें तो हैव यू एवर लाइड इन द कोर्ट, आर यू रिलाइड इन द एक्यूज्ड और आर यू रिसीव मनी टू टेस्टिफाई। तो ये सारी चीजें क्रॉस में ये पूछी जाती है जो कि अलाउ करता है सेक्शन 149। 150 जो बोलता है कंपल्शन ऑफ द आंसर ऑफ द रिलेवेंट क्वेश्चन, जैसे टू मैंडेट आंसर इज रिलेवेंट क्वेश्चन, आंसर करते हैं कि कैनॉट बी अ पनिशमेंट सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन टाइप का। उसके लिए डिस्क्रिशनरी पावर है टू कंपेल द आंसर टू बैलेंस द फेयरनेस एंड रिलेवेंस इन द सेंसिटिव क्वेश्चन, जिसे डिसाइड इन द क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड। तो ये सारी चीजें 151 में डिस्क्रिशनरी पावर जो है तो कंपेल करने का आंसर के लिए तो जजेस के पास इसमें पावर है। तो 152 में नो क्वेश्चन विदाउट द रीजनेबल ग्राउंड, जैसे प्रिवेंट करता है बेसलेस कैरेक्टर अटैक के लिए, जैसे लॉयर मस्ट हैव अ रीजनेबल बेसिस आस्किंग about the theft based on the police report या asking about the criminal record based on the court judgment, या not allowed to ask you are a alcoholic without a proof. So these are the things, no questions without a reasonable ground should be proved with the prevent the baseless character attack। ये जो उसको अटैक करने का जो परेशान करना होता है विटनेस को, तो ये उसमें अलाउ नहीं करते। उसी तरह से कोर्ट एक्शन फॉर इरिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन, जैसे अगर मेंटेन डिकोरम लॉयर ने करना चाहिए, अगर वो ज्यादा सता रहा है विटनेस को या उसको उसके कैरेक्टर के बारे में या उसको इंसल्ट करने की, उसको अनॉय करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन अगर वो पूछता है कि जैसे क्वेश्चन हो गया कि जज रिपोर्ट और लॉयर फॉर द पर्सन इंसल्ट, या वल्गर क्वेश्चन पूछ लिया अबाउट द विटनेस अटायर, या क्वेश्चन अबाउट द विटनेस फिजिकल कंडीशन और विदाउट रिलेवेंस, तो इस तरह के जो भी अगर क्वेश्चन अगर वो पूछता है तो कोर्ट एक्शन लेती है और बार काउंसिल को कंप्लेन करती है उस लॉयर के बारे में। तो इंडिसेंट ऑफ द स्कैंडलियस क्वेश्चन इज प्रोटेक्टेड डिग्निटी ऑफ द विटनेस। तो हम पूरा देख रहे हैं कि जो पूरा प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर में सबसे हमने पहले देखा कि ऑर्डर क्या होगा, उसके बाद हमने देखा कि वो एडमिसिबिलिटी कैसे होगी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन नहीं पूछा सकता है प्रोसीजरली। तो इंडिसेंट ऑफ स्कैंडलियस जो क्वेश्चन है टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द विटनेस, नॉट अलाउड अनलेस underlaid of the fact in the case asking about the witness love affair या relevant queries about the religious practices या detail about the private life or private parts। तो indecent scandalous question इसमें नहीं पूछा जा सकता। क्वेश्चन meant to insult और annoy भी नहीं पूछा जा सकता। prevent the harassment जैसे repeating a shameful question, ये सब चीजें नहीं पूछी जाएगी as per section 155। यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है, जैसे you think you are a better than the others या yelling to scare the witness। तो ये सारी चीजें जो कोर्ट में जो उसको अलाउ नहीं करते। उसी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है, क्रेडिट डैमेजिंग आंसर है, जैसे लाइफ टाइम वेस्टिंग डेफेमेशन, जैसे पास्ट कन्विक्शन है या बायस है, या विटनेस को पूछ रहे डिनाइज कन्विक्शन, कोर्ट एक्सेप्ट द प्रूफ या डिनाइज द फ्रेंडशिप विद द एक्यूज्ड, फेसबुक शो अदरवाइज। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द क्रेडिट डैमेजिंग अवेयरनेस है, तो ये लिमिट करता है कि टाइम वेस्टिंग डेफेमेशन को। उसी तरह पार्टी में क्रॉस इट्स ओन विटनेस, तो ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे हैंडल द हॉस्टाइल विटनेस। अगर कोई विटनेस ने अपना बदल गया है, उसने अपना बयान बदल दिया, हॉस्टाइल हो गया, तो दो उसमें प्रोसिक्यूशन क्रॉस एग्जामिन्स पुलिस विटनेस या प्लेंटिव विटनेस चेंजेस स्टोरी इन द डिटेल्स हॉस्टाइल इन द सच केसेस द पार्टी में क्रॉस एग्जामिन इट्स ओन विटनेस, द एम्प्लॉय विटनेस है डिनाइज व्हाट वाज स्टेटेड अर्लियर। तो इस केसेस में भी वो क्रॉस विटनेस वो कर सकते हैं कि आपने अपना बयान क्यों बदला। तो उसी तरह से वे टू इम्पीच क्रेडिबिलिटी है तो चेंज द क्रेडिट वर्थिनेस, द अनदर विटनेस टेस्टिफाई मेन विटनेस हिज ऑनेस्ट, द प्रूफ ऑफ द ब्राइबरी वाया कॉल रिकॉर्ड। उसी तरह से 159 160 कोलैबोरेशन ऑफ द विटनेस द रीइंफोर्स क्रेडिबिलिटी, द विटनेस सॉ ए कार, पुलिस कंफर्म द सेम एंड द विटनेस डिस्क्राइब द नाइफ एंड मैचेस द रिकवरी आइटम। तो उसी तरह से अगर 161 देखते हैं तो मैटर रिलेटेड टू सेक्शन 26 एंड 27 है, वी इवैल्यूएट द लिंक फैक्ट इन द कन्फेशन एंड द डाइंग पर्सन से एक्स पॉइजनड मी, the lab reports confirm the poison या the accused confess the robbery, the recovery of the stolen goods। उसी तरह से हम रिफ्रेशिंग मेमोरी देखते थे, हेल्प विटनेस द रिमेंबर द करेक्टली और द डॉक्टर रीड्स द ऑपरेशन नोट्स एंड क्लर्क रिफर्स टू द रजिस्टर एंट्री। राइट ऑफ एडवर्स पार्टी ऑन द मेमोरी डॉक्यूमेंट देखें तो इंश्योर ट्रांसपेरेंसी करता है। उसी तरह प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट की जो प्रोविजन है 165 में, या यूजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट है 166 में। 166 में डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस कैनॉट बी लेटर यूज्ड, ये भी इसमें प्रोविजन है। और जजेस पावर टू क्वेश्चन ओवर द ऑर्डर द प्रोडक्शन। तो ये 140 से लेकर जो 149 तक हम देखते हैं कि इसमें जो डिटेल दिए हुए हमने सारी चीजें देखी कि ऑर्डर ऑफ विटनेस क्या होगा, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या होगी, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ऑफ विटनेस कैसे होगा, कैरेक्टर विटनेस को कैसे टेस्टिफाई किया जाएगा,
लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछी जाएगी कब नहीं पूछी जाएगी, और मैटर इन राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस स्टेटमेंट। उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं अगर ये विटनेस एग्जामिनेशन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं जो भी अभी तक हमने जो सुना है और जो जो अभी तक हमने लेक्चर में अब तक सुना है रिवीजन लेक्चर में। तो क्लासिफिकेशन इसमें करते हैं तो पहला पार्ट है ऑर्डर एंड टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो हमने डिटेल में देखा हुआ है सेक्शन 40, 140, 141, 140, 143 में इसके जो प्रोविजन है कि ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस या जजेस टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ द विटनेस, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन जैसे चीफ हो गया, क्रॉस हो गया, री एग्जामिनेशन, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, चीफ, क्रॉस एंड री एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा वो उसके प्रोविजन है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है रोल ऑफ द डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इसमें 144 में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूसर इज नॉट ए विटनेस ऑटोमेटिकली, जैसे हमने देखा कि अगर कोई बैंक का मैनेजर कोई डॉक्यूमेंट भेजा तो विटनेस ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता, या फिर किसी क्लर्क ने कोई डॉक्यूमेंट जमा किया तो विटनेस ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता, उसका कोर्ट में बयान लेना जरूरी है। 147 में जैसे एविडेंस ऑन द मैटर इन राइटिंग या प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय विटनेस, और अभी ऐसे भी प्रोविजंस आ गए हैं कि आप ईमेल से भी उसका आंसर मंगा सकते हैं। या 166 में यूजिंग ए प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एज एविडेंस, या 167 में डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस कैन नॉट बी यूज्ड लेटर। तो दिस आर द डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है प्रोसीजरली, तो ये इसमें जो है कि ये 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कि ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इसमें क्लासिफाई अगर आप करते हो कि प्रोसीजर में, तो कैरेक्टर एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। सबसे पहले उसके ऑर्डर ऑफ द विटनेस कॉलिंग क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन से अलाउ होगी कौन से नहीं अलाउ होगी, और उसके बाद जो है कि डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस कैन नॉट बी यूज्ड लेटर। तो ये सारी चीजें जो प्रोविजन है इसके अंदर। उसके बाद कैरेक्टर एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस के बारे में जो प्रोविजन है वो सेक्शन 145 से लेकर 160 तक है। इसको डिटेल में हम आगे भी देखने वाले हैं। तो इसमें जो विटनेस टू द कैरेक्टर या लॉफुल क्वेश्चन इन क्रॉस अबाउट द क्रेडिबिलिटी, विटनेस कंपेल टू आंसर रिलेवेंट क्वेश्चन, या कोर्ट डिस्क्रिप्शन टू कंपेल द आंसर, नो क्वेश्चंस विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, या कोर्ट में टेक एक्शन फॉर द रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन, या इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट द नॉट परमिटेड, मतलब नो कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द आंसर डैमेजिंग द कैरेक्टर, या फिर इम्पीचिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस है, तो कोलैबोरेशन ऑफ द विटनेस बाय अदर एविडेंस। तो इसमें ये देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन टेक्निक जो होता है उसके बारे में, लीडिंग क्वेश्चन के बारे में जो प्रोविजन सेक्शन 146 में है, और कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द प्रायर स्टेटमेंट, तो ये 146 और 140 में क्वेश्चनिंग टेक्निक क्या होगा उसके बारे में बताता है। तो हॉस्टाइल विटनेस और मेमोरी रिफ्रेशिंग है कि अगर कोई भूल गया है या विटनेस हॉस्टाइल हो गया तो उसका जो प्रोसीजरली कैसे उसको पूछा जाएगा वो सेक्शन 157 में, 162, 163 और 164 में दिया है। जैसे 157 में पार्टी में क्रॉस एग्जामिन देयर ओन विटनेस हॉस्टाइल विटनेस, या 162, 163 होता है रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ द विटनेस, या फिर 164 होता है राइट ऑफ द एडवर्स पार्टी टू इंस्पेक्ट मेमोरी इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट। जुडिशियल डिस्क्रिप्शन जो है कि जुडिशियल का जो पावर है अपने विवेक यूज करना, अपने डिसीजन यूज करना, तो जजेस डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एज पर सेक्शन 141। 151 में जज के पास पावर है मे कंपल और डिसअलाउ सर्टेन क्वेश्चंस की वो किस क्वेश्चन को अलाउ कर सकते किसको नहीं अलाउ सकता है, 151 में अलाउड है। और 168 में ये जो इंपॉर्टेंट है जजेस पावर टू आस्क अ क्वेश्चन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये इसमें दिया हुआ है। अगर समरी हम देखते हैं ये पूरा जो प्रोसीजर है कि सबसे पहले ऑर्डर एंड टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन 142, 143, रोल ऑफ डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर एंड कैरेक्टरिबिलिटी, क्वेश्चन टेक्निक, हॉस्टाइल विटनेस, मेमोरी, जुडिशियल डिस्क्रिप्शन। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये आंसर जो अराउंड जो है कि 20 to 25 पॉइंट्स में या 30 पॉइंट्स में आपको लिखना चाहिए। हमने करीब 200-300 पॉइंट डिस्कस किए, तो इसको अगर आप 2-3 बार सुनोगे तो इस ऑर्डर में आप आराम से लिख लोगे। तो नेक्स्ट हम मॉड्यूल पे मूव करते हैं। अब द क्वेश्चन टू बी पुट टू द विटनेस, हमने होम में टेस्टिफाई देख लिया है, प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस देख लिया है। अभी देखते हैं क्वेश्चन टू पुट टू ए विटनेस। तो इसमें जब डिटेल में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले सेक्शन 146 में हमने देखते हैं कि ऑलरेडी हमने ऊपर ये देखा हुआ है कि वो प्रोसीजर में, तो इसमें भी वापस देख लेते हैं, डिटेल में देखते हैं व्हाट इज अ लीडिंग क्वेश्चन। तो लीडिंग क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नॉट सजेस्टेड दैट सजेस्ट इट्स ओन आंसर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इज यूजुअली द यस और नो द रिप्लाई देन ट्राइज टू गाइड द विटनेस टू द स्पेसिफिक आंसर। इसका सिंपल डेफिनेशन देखें, अ क्वेश्चन दैट गिव्स अ क्लू अबाउट व्हाट द आंसर शुड बी। पर्पस ऑफ द लीडिंग क्वेश्चन होता है टू कंट्रोल द विटनेस और द टेस्ट दैट ट्रूथफुलनेस, मेनली यूज इन द क्रॉस एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट द लाइज और द हिडन फैक्ट। इसके एग्जांपल ऑफ लीडिंग और नॉन लीडिंग क्वेश्चंस के देखें तो लीडिंग क्वेश्चन जो है कि यू सॉ हिम स्टैब द विक्टिम डिडंट यू, तो इसका जो मीनिंग है सजेस्ट द आंसर द यस। नॉट लीडिंग क्वेश्चन देखते हो व्हाट डिड यू सॉ एट द क्राइम सीन, द ओपन एंडेड नो सजेशंस। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि लीगल रूल जो होता है सेक्शन 146 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो इसमें जो एग्जामिनेशन चीफ होता है उसमें अलाउड नहीं होता है, नॉट अलाउड, जज गिव्स द परमिशन देन ओनली इट इज अलाउड। और क्रॉस एग्जामिनेशन में यस इट इज अलाउड एंड एग्जामिनेशन नो अनलेस द परमिशन बाय द कोर्ट। इसमें जो लीडिंग क्वेश्चन इसके जो व्हाई इट इज नॉट अलाउड इन द चीफ एग्जामिनेशन, बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर व्हाई इट इज नॉट अलाउड इन द चीफ एग्जामिनेशन द लीडिंग क्वेश्चन। का मेन रीजन ये होता है बिकॉज द विटनेस इज योर ओन,
आपके खुद का वो विटनेस है, एंड दे शुड स्पीक फ्रीली नॉट बाय द बीइंग व्हाट यू वांट टू हिम टू से। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो चीफ एग्जामिनेशन को होता है, लेट द ट्रूथ कम आउट नेचुरली एंड प्रिवेंट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लॉयर, या मेंटेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस एंड हेल्प द कोर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली हैपेंड एंड द फ्रॉम द विटनेस ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्हाट हैपेंड इफ द लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड इन द चीफ, तो विटनेस may just repeat what the lawyer wants, it can be mislead the court and because it's difficult to know the answer genuine and coach। तो करके ये बहुत बार जो है कि 99.99% बात जो कि लीडिंग क्वेश्चन जो है चीज में अलाउड नहीं करते। लीगल प्रिंसिपल इसका देखेंगे तो चीफ एग्जामिनेशन इज मेंट फॉर फ्री एंड ओपन आंसर एंड नॉट कंट्रोल्ड आंसर, दैट्स व्हाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे कि what did you do the next are preferred over, you went to the house, right। तो इसमें जैसे सिंपल टिक उसमें मेथड देखें तो चीफ एग्जामिनेशन में योर ओन विटनेस है तो नो हिंटिंग अलाउड, और जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ओपोनेंट विटनेस तो उसको ट्रैप करना है इसलिए उसको अलाउ करते हैं। तो 146 को अगर हम डिटेल में देख लिए हमने लीडिंग क्वेश्चन के बारे में, टू डिफाइन द रेगुलेट द लीडिंग क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिनेशन में अलाउड होता है, चीफ में अलाउड नहीं होता। तो अगर ये देखेंगे कि लीडिंग क्वेश्चन है अलाउड ओनली इन द क्रॉस एंड नो फ्रीली अलाउड इफ द चीफ और एग्जाम एंड यूज अपॉन द क्वेश्चंस व्हेन द एग्जामिनेशन योर विटनेस जजेस कैन कंट्रोल एंड यूज। उसी तरह से 147 देखते हैं मैटर्स इन राइटिंग, इसके एग्जांपल हम देखेंगे तो व्हाट वाज द रिटन इन द एग्रीमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस इन द डॉक्यूमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है उसको पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो इसके अंदर जो है कि अगर व्हाट कैन बी आस्क अबाउट द डॉक्यूमेंट एंड व्हाट कैन नॉट बी आस्क्ड द ओरल क्लेम विदाउट द शोइंग द डॉक्यूमेंट। 148 उसी तरह कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है तो इसके एग्जांपल देखें द अर्लियर विटनेस एक्स वाज एब्सेंट नाउ सेज प्रेजेंट कैन बी ए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। इस केस में क्या हो जाएगा कि the witness may be contradicted by a written statement but their attention must first be drawn to the specific part। तो इसमें जो what can be asked to show the contradiction from the earlier written witness and what cannot be asked to without the showing the part first, contradiction not allowed। तो उसी तरह से 149 अगर आप देखते हैं तो 149 जो होता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉफुल इन द क्रॉस एग्जामिनेशन टू अलाउ द टेस्टिफाई द विटनेस द ट्रूथफुल एंड द करेक्टर। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू टेस्ट द वेरासिटी द ट्रूथ, टू अंडरस्टैंड देयर आइडेंटिटी एंड द लाइफ, टू डैमेज देयर क्रेडिट वर्थिनेस इफ रिलेवेंट। तो अगर इसमें देखते हैं कि वेयर यू कन्विक्टेड अर्लीवर अलाउड इफ इट इज रिलेवेंट, और आर यू फ्रेंड ऑफ द एक्यूज्ड परमिटेड है, डिड यू लाई इन द कोर्ट बिफोर ये अलाउड है। तो इसके जो अगर एक्सेप्शन देखेंगे इन सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे सेक्शन 64-71 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता का जो है, जो पहले आईपीसी में दूसरे सेक्शन हुआ करते भारतीय न्याय संहिता में 64 से 71 विक्टिम पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री कैन नॉट बी अ क्वेश्चन। तो उसी तरह से 150 में जो कंपलसरी आंसर रिलेवेंट क्वेश्चन देते टू आंसर द विटनेस आंसर्स क्वेश्चंस दैट आर रिलेवेंट टू द केस, जैसे विटनेस कैन नॉट बी रिफ्यूज टू आंसर द रिलेवेंट क्वेश्चंस even if they incriminate them, but such answer can't be used against them in the prosecution except in the false evidence। Example इसका देखते हैं, did you help to hide the weapon must answer and where you did at the crime location must be answered। तो इसमें 150 में देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव टू compel answer the relevant question and what can be asked is the what must answer even if the self incrimination के खिलाफ है तो भी आंसर उसने करना है। जैसे 151 में डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू अलाउ ए रिलेवेंट कैरेक्टर क्वेश्चन, जैसे इसका ऑब्जेक्टिव है टू गिव द कोर्ट द पावर टू डिसाइड वेदर द रिलेवेंट क्वेश्चंस अफेक्ट द कैरेक्टर कैन बी अलाउड। इसके एग्जांपल देखेंगे, आस्किंग अबाउट ओल्ड अनरिलेटेड क्रिमिनल रिकॉर्ड में बी डिसअलाउड इफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग बायस कोर्ट में बी अलाउड। तो इसमें जैसे बहुत बार देखते हैं आप लोग कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड ऐसे फ्यूचर में डायलॉग आता है, तो ये सब चीज़ों में क्या ऑब्जेक्शनेबल है क्या नहीं है, क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं पूछा सकता है, उसका आंसर इसमें छुपा होता है। व्हाट कैन बी आस्क्ड अलाउड इफ द अफेक्टेड क्रेडिबिलिटी सीरियसनेस और नॉट अलाउड if the two old remote or unrelated questions। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, where you jailed 25 years ago may be disallowed in such cases। उसी तरह से 152 हम देखते हैं, no question without reasonable grounds। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, are you a thief only if supported with the grounds। इसका जो ऑब्जेक्टिव टू स्टॉप द बेसलेस एक्यूजेशन, what can be asked under 152 is the allowed if the baseless is the reasonable ground and what cannot be asked is the random baseless questions if that is not allowed। उसी तरह से 153 में रिपोर्टिंग irresponsible conduct, जैसे एग्जांपल देखें, repeated irrelevant question the lawyer can be reported or what can be asked in the report lawyer for a baseless question, what cannot be asked is the can't harass or insult the witness। उसी तरह से हम अगर आगे देखते हैं 154 में एग्जांपल देखते हैं कि हाउ मेनी अफेयर्स यू हैड, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, नॉट अलाउज अंडर रिलेवेंट टू द केस।
इसमें what can be asked to allow only if the directly related to the issue and it is not allowed and cannot be questioned if the induce or unnecessary personal questions अगर है तो ये अलाउ नहीं करेगा इसमें सेक्शन 154 में कि इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन कैन नॉट बी अलाउड। उसी तरह के इंसल्टिंग और अनोइंग क्वेश्चन है तो भी ये प्रोहिबिट करता है कि इंसल्टिंग टोन है, सरकाज़िज्म है या फिर पर्सनल अटैक है। एंड व्हाट कैन नॉट बी आस्क्ड इज द कांट आस्क नीडलेस ऑफेंसिव क्वेश्चंस। एग्जांपल इसके देखें, आर यू द टाउन्स बिगेस्ट लायर, नॉट अलाउड सच क्वेश्चन, ये इंसल्ट करना है और अनॉय करना है। उसी तरह से नो एविडेंस ऑन द कॉन्ट्रडिक्टरी सर्टन आंसर, जैसे एग्जांपल देखें वेर यू कन्विक्टेड बिफोर इफ डिनाइड कैन बी शोन ऑन द रिकॉर्ड। तो इसका अगर जो इसमें what can be asked in such cases can't give the proof of the contradict answer to the correct question and what cannot be asked in this exception proof of the conviction bias allowed। इसका ऑब्जेक्टिव है कि to prevent the wasting course time by providing irrelevant character issues। एग्जाम्पल इसके अगर देखते हैं इसमें 2 exceptions भी है, there denial of the criminal conviction and denial of bias impartiality। एग्जाम्पल देखें where you convicted before if denied proof allowed and the denial of the being related to accused proof can be shown। उसी तरह से 157 देखते हैं क्रॉस ऑफ ओन विटनेस। 157 जैसे क्रॉस ऑफ ओन विटनेस टू अलाउ अ पार्टी टू क्रॉस एग्जामिन इट्स ओन विटनेस इफ द ही टर्न्स हॉस्टाइल। अगर वो हॉस्टाइल हो जाता है तो विद कोर्ट परमिशन द पार्टी में ट्रीट इट विटनेस as if he has फ्रॉम द अपोजिंग साइड। इसके एग्जांपल देखते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस चेंज स्टोरी कैन बी क्रॉस एग्जामिन। तो इसमें हॉस्टाइल विटनेस के लिए जनरल होता है ऑब्जेक्शन होता है क्रॉस योर ओन विटनेस एंड व्हाट कैन बी आस्क्ड अलाउ इफ द विटनेस टर्न्स हॉस्टाइल एंड व्हाट कैन नॉट बी आस्क्ड इज द मस्ट गेट कोर्ट परमिशन। इस केस में कि बिफोर आस्किंग such things the prosecution witness lies can be cross examined by the prosecution by the court's permission। 158 में देखे थे impeachment credibility of the witness का objective to challenge the trustworthiness of witness can be done by the showing he is not reliable via another person and proving he was bribed, the showing previous instance of such a statement। तो इसमें what can be asked is the can show the lies and the bribery past contradiction। example देखे bribery chats of the proof false statement and such things। example another person says witness upon lies and WhatsApp chat shows the bribery। the impeachment credibility of the witness इसके section 158 में इसके provision है। 159 जो है supporting witness with a relevant fact। तो इसमें क्या था, I saw this example I saw a red car leaving। तो ये पुलिस फाउंड द रेड कार नियर बाय। तो इसमें क्या था, टू स्ट्रेंथन द टेस्टिमोनी विद द सराउंडिंग फैक्ट द विटनेस कैन बी क्वेश्चन अबाउट द सर्कमस्टेंसेस सपोर्टिंग स्टेटमेंट। इसमें ऑब्जेक्टिव होता है सपोर्ट फॉर द सराउंडिंग फैक्ट है, व्हाट कैन बी आस्क अबाउट द रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस। एग्जांपल हमने देखा है डिड यू हियर द गन शॉट हेल्प्स द सपोर्ट द मेन एविडेंस। तो इसमें जो इसमें होता है कि 160 में प्रायर कंसिस्टेंट स्टेटमेंट जो है जैसे पुलिस स्टेटमेंट मैच विद द कोर्ट स्टेटमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव है यूज अर्लियर कंसिस्टेंट स्टेटमेंट। जैसे इसके एग्जांपल एफआईआर एंड द पुलिस स्टेटमेंट मैच करंट स्टेटमेंट देन इट इज द 160 में ये अलाउ करता है। उसी तरह से 161 में लिंक फैक्ट्स टू द डाइंग डिक्लेरेशन और द कन्फेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन पे भी बहुत बार शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर, तो वो भी आप अच्छे से कर लेना। तो टू कंफर्म द कॉन्ट्राडिक्ट द प्रूवन डाइंग डिक्लेरेशन कन्फेशन रिलेटेड फैक्ट कैन बी ब्रॉट। दिस एग्जांपल देखें डाइंग मैन सेज एक्स स्टैब्ड मी, सीसीटीवी शोज एक्स नियर द सीन एंड द कंफर्म द स्टेटमेंट। इसका जो कंक्लूड ये होगा कि दिस सेक्शन प्रोटेक्ट द विटनेस डिग्निटी, एंश्योर्स ट्रूथ एंड हेल्प द जजेस असेस द क्रेडिबिलिटी। they balance rights of the both the parties and bring the truth without harassing the matters। तो अगर 161 में देखें डाइंग मैन सेज एक्स डिड इट, तो मेडिकल रिपोर्ट शोज द मैचिंग द वुंड्स, तो इसमें जो है कि ये प्रूव हो जाता है। तो हमने इस तरह से हु में टेस्टिफाई पूरा देखा, प्रोसीजर देखा, क्वेश्चन टू पुट द विटनेस, व्हाट कैन बी आस्क्ड व्हाट कैन नॉट बी आस्क्ड, को हमने डिटेल में 1 by 1 सेक्शन देखा। तो व्हाट कैन बी आस्क्ड व्हाट कैन नॉट बी आस्क्ड, तो इसके ऊपर जो है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें तो आपको 10 से 15 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। 200 से 300 पॉइंट हमने डिस्कस किए। क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस अब आते हैं, विश्वसनीयता, जो साक्ष्य है उसकी विश्वसनीयता के बारे में क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन पहले 2 क्वेश्चन में किया है, अब हम इसको डिटेल में करते हैं। जिसके एनी कोर्ट द प्रोसीडिंग सिविल हो या क्रिमिनल हो, विटनेस का जो काम होता है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके जो प्रोविजन है सेक्शन 149 to 161 में दिए हुए हैं, जो कि पहले के 2 टॉपिक में भी हमने थोड़े थोड़े इसको डिस्कस किया। आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ द क्रेडिबिलिटी क्या है, विटनेस क्या है। क्रेडिबिलिटी मीन्स हाउ बिलीवेबल होगा, ट्रस्टवर्थी होगा या नहीं, विश्वास उसके ऊपर किया जा सकता नहीं है, झूठा है या ट्रूथ बोलने वाला इंसान है। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस है ट्रूथफुल, कंसिस्टेंट, a good memory and speaks about the bias or the pressure। If the witness is lying, hiding the fact or a bad reputation or is bias has a credibility can be questioned। The judges considers many things before accepting witness statement। This is section 149 में question in the cross examination to allow the opposite party to test the trustworthiness and reliability of the witness।
These sections allow the opposite party to ask the question, attest the credibility of the witness. They say the question may ask to check whether the witness speaking the truth, or to know the background and the status of the witness, or to attack the character of the witness if affect the case. Example अगर देखें, the witness says that he saw the accused of the crime scene. The lawyer can ask, are you related to the accused, or have you ever lived in the court before, और यू वेर यू कन्विक्टेड इन द फ्रॉड 2015। ये जस्ट कोई क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए क्रॉस एग्जामिन करती है सेक्शन 149 में। तो आपको जब इंपॉर्टेंट चीजें इसमें याद रखनी है कि 149 में क्वेश्चन अबाउट द क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी क्रेडिबिलिटी पे वो कर सकते हैं। उसके बाद 150 में विटनेस मस्ट आंसर द रिलेवेंट क्वेश्चन, तो टू एंश्योर द विटनेस आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड टू द केस इवन इफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ अगर जा रहा है तो भी। जैसे कोई एग्जांपल देखें, डिड यू हेल्प द एक्यूज्ड टू एस्केप आफ्टर द क्राइम, and did you hide the murder weapon in your house, or were you present in the scene at the time of the theft? So if the question is related to the case, that the witness must answer it even if the answer may harm him, but such answer will not be used to punish the witness later unless he lies. तो उसी तरह से देखें कि सेक्शन 151 में when can court can stop a question, अगर कोई कोर्ट उसके क्रेडिबिलिटी के लिए, उसके विश्वसनीयता के लिए और उसके डिग्निटी के लिए कब कोर्ट उसको स्टॉप कर सकती है, कोई क्वेश्चन अगर लॉयर द्वारा आ रहा है या फिर अपोजिट पार्टी द्वारा आ रहा है। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि टू गिव द जजेस द पावर टू डिसअलाउ क्वेश्चंस मेनली मेंट फॉर द इंसल्टिंग और अटैकिंग द विटनेस कैरेक्टर। Sometimes the question are asked to hurt the insult the witness. The court has the power to stop such objectionable questions. The judges check if the question useful in the case, or is it person or too old, or is it meant to just to impress a witness. इसके एग्जाम्पल देखते हैं, were you arrested 15 years ago for a cheating, and did you have an affair with the college colleague 10 years ago, or is it true that the spouse left you because you were dishonest? So these are the questions where the court can stop कि it's irrelevant and it is just to insult or annoy or attack the character of the witness. तो उसी तरह से 152 में no random attacks on the character, तो इसमें सेक्शन 152 प्रोविजन है to prevent the baseless character attack by requiring reasonable grounds for such questions. Before asking any such questions or attacks on the character of the witness, the lawyer must have the proper reasons for the proof. Example देखें, asking are you a drug addict only if there is a report of a complaint, and have you stolen the money before by police record, and the asking are you in a debt without a proof is not allowed. उसी तरह से 153 reporting a lawyer's misconduct. In this case also to empower the judge to maintain the courtroom discipline by reporting unethical conduct of the advocates. And if the lawyer asks the insulting question without reason, the judges can report him the high court or the bar council these questions, and the reaction protect witness from the harassment. Example अगर उसका देखें, repeated calling a witness a liar without a proof, या making a fun of the witness disability or poverty, or the asking a vulgar absurd questions. उसी तरह से indecent and scandalous questions to preserve the dignity of the witness and the decorum of the court. They say indecent and scandalous are not necessary in case here also the credibility of the witness को harm करने के लिए वो नहीं किया। So question of meant to insult or annoy, this is also not allowed, and no proof allowed for some answer. They say example, if he denies the past conviction, the proof can be given, and if he denies being a bias, the proof can be given. उसी तरह से own witness may be cross examined, and 158 में ways to prove the witness is not trustworthy. Likewise 159 में support witness using a cross examination में already देखा हुआ है, या pass consistent statement to reinforce the credibility by showing that his witness has always maintained the same vision. That if a witness made the same statement earlier to the police or during the FIR, it can be used to show the consistency. इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, रिपीटेड पुलिस स्टेटमेंट है इन कोर्ट है, FIR मैचेस द स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन मैचेस द टेस्टिफाई. तो उसी तरह से 161 में फैक्ट रिलेटेड टू द कन्फेशन फॉर डाइंग डिक्लेरेशन to ensure the full scrutiny and reliability of the confession and dying declaration. If the confession or the dying declaration is proved, any fact to support the contradict it or test the person who made it can be shown. Example इसका देखेंगे कि dying man may says I stabbed him, give the knife, the both checked, and the confession says I was alone, CCTV shows two people, and the woman says husband poisoned her and medical support this. So fact related to confession or dying declaration to ensure the full scrutiny and reliability of confession and dying declaration. इसका मेन जो होता है, if a confession is a dying declaration is proved, any fact of the supportive or the contradictory it test the person who made it can be shown. तो कंक्लूड अगर करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि ये सपोर्ट करता है, चैलेंज करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस को, और ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है एंश्योर करता है ओनली ट्रूथफुल एविडेंस आर एक्सेप्टेड इन द कोर्ट. It protects the good witness and the exposes the false one. And section 149 to 161 में provide a balanced system of the justice that respect both the rights and accused and the dignity of the witness.
उसी तरह से अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, तो जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस एंड इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ द एविडेंस, ये हम डिटेल में फटाफट एकदम तेजी से हमने देखने वाले हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जजेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जैसे बताते हैं विच सेक्शन गिव्स द पावर, जैसे 168 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम गिव्स द पावर, दिस सेक्शन सेज दैट जजेस में आस्क अ क्वेश्चन इन एनी फॉर्म और एट एनी टाइम दे एनी to any witness or the parties about any fact. The judges can also order documents or the things to be brought about the court. That no party can object such questions, and they can cross-examine on those questions only with the permission of the court. But the judgment must be based only on the facts that are relevant and properly proved under the law. What is the scope of this power given to the judges? Actually, judges can ask any question in any form and at any time. The questions can be asked in the witness and the parties, and judges can also ask the documentation or the things, even electronic records. And these powers help the judges to finding of the truth, and the parties cannot object to such questions. That the cross-examination to those awareness needs the court permission. Likewise, what are the limitation of this power? The first limitation, the judgment the judge must be based only on the relevant fact and which are proved properly. The second limitation is judges cannot force the witness to answer the questions shown in the document in the law. This section 127 of the 136 says can be refused. This includes the private communication like husband-wife, official statement, lawyer-client communication, state secret, etc. This is the one of the important limitations judges have. They cannot force the witness to answer certain questions because they have a privilege. उसी तरह से थर्ड लिमिटेशन देखेंगे तो जजेस कैनॉट आस्क इम्प्रॉपर क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चंस मेंट टू इंसल्ट और अनॉय, इररिलेवेंट, मिसलीडिंग है। उसी तरह फोर्थ लिमिटेशन, जज मस्ट प्रीफर अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट अनलेस इट इज अलाउड लॉ अलाउज सेकेंडरी एविडेंस। Why this power given to the judges? जो ये 168 का पावर है, it helps the judge to find the truth. Sometimes lawyer miss the important questions the judges can ask them and helps make the trial fair and competent. And judges can make a clear confession, remove the doubts, and ask about the fact on the what is talking about. Judge is not just a silent referee, actively guide the process. तो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इन द क्रिटिसिज्म? इसके देखिए बेनिफिट इसका ये है कि जो जजेस को क्वेश्चन पूछने का पावर है, ये ट्रूथ कैन बी डिस्कवर्ड मोर इजीली एंड हेल्प्स इन कैचिंग द फॉल्स स्टेटमेंट एंड प्रोटेक्ट द वीक एंड द शाई विटनेस एंड हेल्प द केसेस इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड हिडन डॉक्यूमेंट। इसका क्रिटिसिज्म इसलिए भी तो जजेस में भी लुक बायस समटाइम्स और मे इंटरप्रेट द लॉयर्स वर्क, और इफ नॉट केयरफुल द जजेस आस्क रिलेवेंट इम्प्रॉपर क्वेश्चंस, और कंफ्यूजन भी बहुत बार होता है। तो ये छोटे छोटे जो क्रिटिसिज्म है कि लोग करते हैं बहुत बार कि आर देयर एनी गाइडलाइंस फॉर द जजेस, तो इसमें कि स्टे न्यूट्रल, अवॉइड फेवरेटिज्म, ओनली क्लैरिफाई एंड द ऑफेंसिव रिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछिए, लेट लॉयर डू द जॉब बिकॉज देयर मेन जॉब इज टू हेल्प द कोर्ट, दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड टू ब्रिंग टू हेल्प द कोर्ट टू डू द जस्टिस, to ensure the final judgment is based on the relevant and proven fact. What do the court say about the power? जैसे कि judges is a duty to find the truth. The judges can ask questions even if the lawyer don't, but the judges must not become a second lawyer, and the judges should not show bias or interest, and the court must use the power with the care and fairness. इस 168 में हमने इम्पोर्टेंट पावर जो देखा है कि जजेस को जो क्वेश्चन पूछने का पावर है, जजेस कैन आस्क अ क्वेश्चन and request documents anytime and understand the truth, but this power should be fairly and carefully with the limit set of the law, and the goal is always to make sure that these trials are just fair and based on the truth. अब ये लास्ट जो आपका ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल 3 का, हम इसका जो लास्ट टॉपिक 6 टॉपिक हम कर रहे हैं, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ द एविडेंस। तो इसमें जो है लास्ट एक सेक्शन आपको आता है इसमें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 169 इसमें प्रोविजन है, the court judges take the decision based on the evidence proved. They say, but sometimes the court accepts the wrong evidence and the which should not be accepted, or the rejects the correct evidence which should have been accepted. So this is called the improper admission or rejection of the evidence. देखिए अगर देखा जाएगा तो सेक्शन 169 में भारतीय सेक्शन में क्या बोलता है, स्मॉल एविडेंस मिस्टेक शुड नॉट बी चेंज द कोर्ट डिसीजन अनलेस दे इफेक्ट द जस्टिस। तो अगर ये छोटे मोटे जो गलतियां हैं उसको अगर वो जस्टिस को इफेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, दो इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन पहले समझ लेते हैं। इम्प्रॉपर जो एडमिशन है, कोर्ट रिजेक्ट द एविडेंस दैट इज रॉन्ग और इलीगल। एग्जांपल देखें, पर्सन सेज माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट द एक्यूज्ड इज अ थिफ बट द फ्रेंड इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, दिस इज ए हियरसे एंड नॉट अलाउड। उसी तरह से एविडेंस फ्रॉम ए प्राइवेट चैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ विच इज नॉर्मली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, या ये व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है विदाउट एनी सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर इज शोन इन द कोर्ट। तो इसको क्या होता है कि इम्प्रॉपर एडमिशन, द कोर्ट एक्सेप्ट्स एविडेंस दैट इज रॉन्ग और इलीगल। ये रॉन्ग है लेकिन इसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन क्योंकि इसको वो मान लेती है कि हाँ ये हुआ है।
इसे improper rejection है, the court refuses to accept evidence that is actually correct and legal. जैसे सीसीटीवी का वीडियो फुटेज है showing the accused with another place at the same time, but the court ignores it. या सर्टिफिकेट ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड द एज प्रूफ is not accepted, या डिजिटल वॉइस रिकॉर्डिंग दैट हैज अ प्रॉपर ऑथेंटिकेट इज रिजेक्टेड. तो इसका मीनिंग है कि इम्प्रॉपर जो एडमिशन है, एक्सेप्टिंग एविडेंस दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, एंड जो इम्प्रॉपर रिजेक्शन है, रिफ्यूजिंग एविडेंस दैट शुड हैव बीन एक्सेप्टेड. तो एग्जांपल अगर देखेंगे सेक्शन 169 इम्प्रॉपर जो एडमिशन है, इम्प्रॉपर जो रिजेक्शन है उसका, जैसे कि इम्प्रॉपर एडमिशन अगर देखेंगे, रॉन्ग एडमिशन एक्सेप्टेड जैसे फोन रिकॉर्ड ऑफ ए थर्ड पर्सन रिकॉर्डेड विदाउट परमिशन, या फॉर्ज फेक लेटर है एडमिटेड विदाउट चेकिंग ऑथेंटिसिटी, या प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन ए लॉयर एंड ए क्लाइंट, या हियरसे एविडेंस है माय फ्रेंड सेड द अक्यूज्ड इज गिल्टी एक्सेप्टेड, एंड द पुलिस ऑफिसर्स ओपिनियन ऑन गिल्ट एक्सेप्टेड डिसीजन मस्ट बी बाय द जज ओनली, या अनवेरिफाइड व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है एक्सेप्टेड विदाउट डिजिटल सिग्नेचर. तो दिस आर द इम्प्रॉपर एडमिशंस, wrongful एविडेंस एक्सेप्टेड. जैसे इम्प्रॉपर रिजेक्शन, उसी तरह से इसके एग्जांपल देखते हैं कि राइट एविडेंस डिनाइड, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नॉट एक्सेप्टेड टू प्रूव द एज, या द गवर्नमेंट हॉस्पिटल डेथ सर्टिफिकेट रिजेक्टेड, या डॉक्टर्स रिपोर्ट इन मेडिकल नेग्लिजेंस केस नॉट एक्सेप्टेड, या वीडियो क्लिप क्लियरली शोइंग द क्राइम रिजेक्टेड, या फिर की आई विटनेस अलाउड ड्यू टू स्मॉल प्रोसीजरल डिले, की आई विटनेस नॉट अलाउड, तो उसमें द मेडिकल रिपोर्ट प्रूविंग द इंजुरी इग्नोर्ड ड्यूरिंग द असॉल्ट केस. तो 169 क्या बोलता है, द कोर्ट इज wrongfully accept or reject the evidence that alone not a reason to cancel the decision or order in a new trial, but in the makes the changes in the final trial, then it may be corrected. So if the mistake must be serious enough to affect the judgment. Why is the rule important? Because avoid the wasting of the court's time, focuses a big real mistake, and prevent misuse of the appeal system. When does the rule apply? This the rule apply when the mostly used in the appeal the courts, when someone complains that the court wrongfully accepted or court wrongfully rejected, the high court checks even without that the wrong evidence was judgmental still there, and if the rejected evidence was allowed, would the result be different, and only if the mistake changes the outcome, the decision must be changed. Example देखें, the court wrongfully accept witness who was not present at the scene, but there are 3 other eyewitnesses, so decision stays. The court rejects medical report that proves injury was fake. This affects the case, so retrial may happen. So why this is good to the legal system? Because save court time, support justice, gives clear guidance, and stops smart people from delaying justice by pinpoint or useless problems. What does the court says about this? The only serious mistake evidence should be led to the relevant judgment. तो इसको अगर हम कंक्लूड करेंगे तो इसमें देखेंगे कि भारतीय साक्ष्य जजेस फोकस ऑन अ रियल फेयर एविडेंस एंड अवॉइड डिले इन जस्टिस, एंड इसमें सपोर्ट द स्ट्रॉन्ग फेयर एंड मॉडर्न लीगल सिस्टम. तो दिस इज व्हाट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द अदर थिंग विच इज़ देयर कि हमने ये 6 के 6 जो टॉपिक है मॉड्यूल 3 में हमने पूरा किया. वो में टेस्टिफाई इसके पूरे रिवीजन, क्विक रिवीजन देखी है. जब हम इसको कॉन्सेप्ट बेस, इसलिए हमने डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है, फटाफट देखिए कि आपके पास रिवीजन में समय कम होता है, इसलिए फटाफट रीडिंग मेथड फॉलो करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट था उसको टाइप करके उसमें लाया गया है कि जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए. और जितना आप सुनते जाओगे स्टूडेंट्स, उतना आपको ये हेल्प करेगा एग्जाम में आपको लिखने के लिए कि आपको याद आते रहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा. ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जय हिंद, जय भारत. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.